Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our lecture. We had already started with our daily series of idioms and phrases, and we have covered almost A alphabet's idiom. So now we are on B alphabet. So let's begin with our C. Okay. So the first idiom for today is baker's dozen. अब डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है 12 और बेकर्स डजन लिखा हुआ है तो मतलब डजन तो होगा नहीं, डजन से कुछ अलग हटके होगा, तो समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 दैट इज समथिंग दैट इज 13 इन नंबर इज नोन एज बेकर्स डजन. तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बन सकता है द बेकरी sold their bread in baker's dozen, giving an extra loaf for free to its regular customers. ठीक है, बहुत ही इजी सा इडियम है बेकर्स डजन. डजन से याद रखना है 12. अब क्योंकि बेकर्स लगा हुआ है तो डजन का एक्चुअल मीनिंग तो होगा नहीं, तो क्या मीनिंग होगा? डजन का मतलब होगा यहाँ पर 13. ठीक है, तो अब इसके लिए जो सेंटेंस हमने फ्रेम किया दैट रेफर्स टू द बेकरी सोल्ड देयर ब्रेड इन बेकर्स डजन गिविंग एन एक्स्ट्रा लोफ फॉर फ्री टू इट्स ओनली रेगुलर कस्टमर. सबको नहीं दिया है, खाली अपने रेगुलर कस्टमर्स को ही उसने क्या किया, एक्स्ट्रा लोफ फॉर फ्री दे दिया. ठीक है, now moving on to the second one. Second one says barking up the wrong tree. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कुछ ऐसा काम कर रहे हो, किसी ऐसे तरीके से कर रहे हो जो थोड़ा गलत है, जिससे आपका काम नहीं बनेगा. तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड इट एज वेल. तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या बनेगा? डूइंग समथिंग in a way that will not succeed. ठीक है, किसी ऐसे तरीके से आपने काम किया है कि वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा, तो barking up the wrong tree. In order to frame its sentence, we have the detective was barking up the wrong tree with its initial suspect. मतलब जो पहला सस्पेक्ट था, जिसके ऊपर सबसे पहले डिटेक्टिव को क्या था, जिसके ऊपर सबसे पहले डिटेक्टिव को शक था, वो गलत था, तो ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. दूसरा सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वी कैन से इफ यू थिंक दैट आई एम द वन who ate the last slice of bread, then you are barking up the wrong tree. मतलब अगर आपको लगता है कि जो ब्रेड की आखिरी स्लाइस बची थी वो मैंने खाई है, देन यू आर रॉन्ग बिकॉज इट वॉजंट मी. तो मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ गलत सोच रहे हो, जिसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. और यहाँ पर भी वी यूज व्हाट? डिटेक्टिव वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया? रॉन्ग से ही याद कर लेना, रॉन्ग है तो मतलब कुछ काम ऐसे किया गया है कि वो गलत तरीके से परफॉर्म किया गया है. ठीक है, so this was the second idiom. Now moving on to the third idiom, we have be
all ears. Third idiom says be all ears. मतलब ईयर्स है, ईयर से रिलेटेड क्या काम करते हैं, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें से ईयर इज वन ऑफ देम. तो ईयर्स उसमें से क्या काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं. ठीक है, तो लिसन इंटेंटली, उत्सुकता के साथ सुनना. बहुत ही ज्यादा आप इच्छुक हो, हाँ मुझे मजा आ रहा है, तो वैसे तो सुनने के लिए तो कहानियां बहुत होती हैं. फॉर किड्स यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस की किड्स जो है वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए क्या होते हैं, बी ऑल ईयर्स होते हैं, एवरी टाइम होते हैं. ठीक है, बट दिस विल बी योर होमवर्क टू फ्रेम सेंटेंस ऑन द किड्स पार्ट. लेट मी फ्रेम अ सेंटेंस फॉर यू. ओके, सो टेल मी more about your trip. I am all ears. मुझे अपनी ट्रिप के बारे में और भी कुछ बताओ, बिकॉज आई एम लिसनिंग टू यू वेरी इंटेंटली. मतलब आई एम ऑल ईयर्स विद यू. अब दूसरा सेंटेंस जो है दैट विल बी फ्रेम बाय यू गाइस. तो हम फोर्थ इडियम कर लेते हैं विच सेज बी अ डैब हैंड एट समथिंग. बी अ dab hand at something. देखो, इफ यू विल अटेंडिंग योर क्लासेस रेगुलरली तो आपको ट्रिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने के लिए. सी मोस्ट ऑफ देम वी आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटिव क्वेश्चंस आर कमिंग, तो उस पर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो द बेसिक आइडिया इज टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली एंड डू योर होमवर्क एज वेल. ओके, बी अ डैब हैंड एट समथिंग, मतलब समथिंग आ रहा है तो समथिंग से याद कर लेना क्या, कोई आपका स्पेसिफिक एरिया जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो. तो बी परफेक्ट इन पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर एरिया. मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो, पूरे परफेक्ट हो, तो उसके लिए व्हाट यू कैन यूज बी अ डैब एट समथिंग. तो in order to frame a sentence, the first sentence is she is a dab hand at baking. Her cakes are always perfect. मतलब क्या हुआ, सॉरी, शी इज डैब हैट एट समथिंग का मतलब हुआ शी इज डैब हैट एट बेकिंग बिकॉज ऑल हर केक्स आर ऑलवेज परफेक्ट. अ डैब हैंड एट बेकिंग. ठीक है, तो अगर दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना हो तो वी कैन से ही इज अ डैब हैंड एट फिक्सिंग bikes. He is a dab hand at fixing bikes. He can repair everything related to bikes. क्योंकि उसका पर्टिकुलर एरिया क्या है, बाइक्स के ऊपर है, तो रिलेटेड टू बाइक्स. He is a dab hand at fixing bikes. So we did the third one and the fourth one. Now moving on forward, we have be a dead meat. Fifth one says be a dead meat. बी अ डेड मीट का मतलब हो गया कोई भी आपका डिफिकल्ट सा सिचुएशन है, इन सीरियस ट्रबल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है. डेड मीट कैसी होती है, जब मीट बनने वाली होती है, जब मीट को बनाया जाने वाला होता है तो उससे पहले आपका जो भी मीट का जो भी सामान होता है दैट इज इन सीरियस ट्रबल. तो उससे यू कैन रिमेम्बर कि बीइंग इन अ डेड मीट का मतलब क्या हुआ, सीरियस ट्रबल में. मतलब मीट बनने से पहले जिसकी भी मीट है, आई वॉन्ट बी सेइंग एनी नेम, तो जिसकी भी मीट है वो क्या हो गया, सीरियस
ट्रबल में वो सिचुएशन आ गई। ठीक है, अगर हम लिखें इसका सेंटेंस, आई आई विल बी इन अ आई विल बी अ डेड मीट, आई विल बी अ dead meat if I don't complete my task before the deadline. Before the deadline, I will be a dead meat if I don't complete my task before the deadline. So dead meat में मतलब serious trouble में आ जाऊंगी कब, जब मैं अपना टास्क ही नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी तब I will be in a dead meat. Now homework for you is to frame sentence number 2. One has already been framed for you and next sentence has to be framed by you guys. Now coming on to the sixth idiom for today, which says be down with. Sixth says be down with. Be down with का मतलब हो गया suffering from. Suffering from. अब देखो बी डाउन विद के दो मतलब होते हैं, या पहला तो होता है यू आर इन एग्रीमेंट विद समथिंग कि ठीक है तुम ये काम कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आई विल ऑल्सो डू इट विद यू। या फिर जो दूसरा मतलब होता है दैट रेफर्स टू बी डाउन विद का मतलब हुआ क्या, सफरिंग फ्रॉम। तो अगर मैं सफरिंग फ्रॉम से ही रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाती हूँ तो इट आई कैन फ्रेम, हाउ आई कैन फ्रेम इज आई वॉज डाउन विद कोल्ड लास्ट वीक। एक तो ये सेंटेंस बन गया, आई वॉज डाउन विद कोल्ड लास्ट वीक, एक तो ये सेंटेंस हो गया, ये सफरिंग से हुआ है। बट इफ आई से दैट, फर्स्ट आई मेंशन, ओके, इफ आई से दैट आई एम डाउन विद द प्लान, लेट्स जस्ट डू इट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्लान समझ गई हूँ एंड आई एम इन अग्रीमेंट विद द प्लान। तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल कर आते हैं, विद बी डाउन विद के, डाउन विद के दो मीनिंग आते हैं। यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आया है ये आया है अग्रीमेंट से रिलेटेड। ये जो मीनिंग है ये अग्रीमेंट से रिलेटेड है और ये जो मीनिंग है ये सफरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो दो मीनिंग निकल के आए थे, पहला वाज सफरिंग से रिलेटेड एंड सेकंड वाज अग्रीमेंट से रिलेटेड। तो ये दोनों जो मीनिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी फॉर्म में आप फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्या होता है, दे डू नॉट आस्क द मीनिंग, दे जस्ट गिव यू दिस इडियम। तो अगर आप लिख कर आओगे ये वाला या फिर आप लिख कर आओगे ये वाला, तो मीनिंग वुड बी क्लियरली डिपिक्टेड टू द वन हु वुड बी चेकिंग योर नोटबुक और आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में यू कैन राइट एनी ऑफ दीज। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द सेवेंथ वन, वी हैव बी राइडिंग हाई। बी राइडिंग का हाई, बी राइडिंग हाई का मतलब हो गया हाई का अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है तो हाउ विल यू फ्रेम द ग्राफ, यू वुड बी फ्रेमिंग लाइक दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ हाई कैन बी फ्रेम्ड। और ऐसा ग्राफ मोस्टली किसका देखा जाता है, जो लोग क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा ग्राफ किसके लिए होता है, उन लोगों के लिए जो सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो बी राइडिंग हाई का मतलब हो गया हाई का ग्राफ हमेशा ऐसा बनाओगे और उसी से आगे आपका वर्ड सक्सेसफुल, तो मतलब डूइंग वेल और परफॉर्मिंग वेल या फिर बीइंग सक्सेसफुल इन वंस लाइफ। ठीक है, वैसा। तो अब इसके लिए जो आप सेंटेंस फ्रेम करोगे वो कैसे फ्रेम करोगे, शी इज riding high after she got the promotion in the
टाटा कंपनी, आप कोई भी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हो, किसी भी सोसाइटी कुछ भी का नाम मेंशन कर सकते हो, ऑफिस की कोई भी साइट का नाम मेंशन कर सकते हो, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। बट नाउ व्हाट आई हैव मेंशनड इज टाटा एंड राइडिंग हाई। मतलब वो क्या है, अब वो सक्सेसफुल हो गई है। कैसे सक्सेसफुल हुई? बिकॉज शी गॉट द प्रमोशन। प्रमोशन भी किस में मिला उसको? टाटा कंपनी में शी गॉट द प्रमोशन। सो दैट्स वाई शी इज राइडिंग हाई। ठीक है। नाउ राइडिंग हाई से बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत इजीली फ्रेम हो जाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा फ्रेम कर लो, रिगार्डिंग आफ्टर लैंडिंग। ये जो सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं, ये रिगार्डिंग हम कर रहे हैं कंपनी के। तो आफ्टर लैंडिंग द बिग कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर लैंडिंग द बिग कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी इज राइडिंग हाई। द कंपनी इज राइडिंग हाई। ठीक है, मतलब कोई बड़ा अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कंपनी को, और कंपनी क्या चाहती है? अच्छी सेल्स करना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है अपने प्रोफेशन को या फिर अपनी टीम को। तो बूस्ट कैसे कराएगी? जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे वैसे ही तो बूस्ट कराएगी। ठीक है, तो इट वॉज राइडिंग हाई एंड वी हैव लर्नड इट बाय हाई का क्या बना करके ग्राफ। सिंस यू ऑल आर ISS, प्रिपेयरिंग फॉर ISS, तो आपके लिए ग्राफ बनाना बहुत ईजी होगा। मेजरली जो ग्राफ देखा जाता है फॉर सक्सेसफुल रेट, दैट इज ऑब्जर्व लाइक दिस। इसी से वर्ड आ गया आपका सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल से ही आपका मीनिंग आ गया, जिसकी वजह से यू आर सक्सेसफुल इन फ्रेमिंग द टू सेंटेंसेस। नाउ वी हैव eighth one, that is be bear garden, we can say। बेयर गार्डन का मतलब हो गया नॉइजी एंड डिस्टर्ब्ड प्लेस। चलो, एक ऐसा गार्डन जहां पर बहुत सारे बेर को एक साथ छोड़ दिया गया है। बहुत सारे बेर को एक साथ छोड़ने के बाद क्या हुआ? क्या बन गया वो? नॉइजी और एक डिस्टर्ब प्लेस बन गया। यही तो हुआ। एक ऐसा गार्डन जिसके अंदर बहुत सारे बेर को एक साथ छोड़ दिया गया है। बार बार बोलोगे ये लाइन, दिमाग में बैठ जाएगी। व्हेनेवर दिस विल कम, यू विल स्टार्ट रिपीटिंग दिस लाइन इन योर माइंड इटसेल्फ। कैसे? बहुत सारे बेर को एक गार्डन में छोड़ दिया गया है, तो गार्डन कैसा बन गया? इट बिकेम नॉइजी एंड अ डिस्टर्ब्ड प्लेस। ठीक है, तो in order to frame a sentence again we have, okay, तो जो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, द classroom became the bear garden as the teacher stepped out of it। यही तो होता है मोस्टली। आप देखते हो स्कूल के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर क्या होता है? जैसे ही टीचर बाहर गई वैसे अंदर क्लास क्या करती है? शोर मचाना शुरू कर देती है। तो वो भी क्या बन जाती है? डिस्टर्ब प्लेस बन जाती है। ना क्लासरूम को क्या बोल रहे हैं? वी आर मेकिंग अ क्लासरूम एज अ गार्डन। एंड बेयर्स कौन है? द स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग द नॉइज। तो गार्डन में अगर बहुत सारे बेयर्स को अकेला छोड़ दोगे तो व्हाट विल दे मेक? दे विल मेक नॉइज एंड दे विल मेक अ प्लेस टू डिस्टर्ब। ठीक है, so the classroom became the bear garden as the teacher stepped out of it। अगर और भी सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं तो इसके लिए आप फ्रेम कर सकते हो। थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो जो बेयर प्लेसेस होती हैं, दैट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड वेयर? इन द हॉस्पिटल साइड्स और टुवर्ड्स द स्कूल साइड्स। तो इन सब जगहों से दूर बनाई जाती है। तो जो आपके लिए बेयर गार्डन का काम करेंगी वो होंगी क्या? आपकी फैक्ट्रीज हो जाएंगी, क्योंकि फैक्ट्रीज की जो साइट होती है, दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन in terms of both air pollution and along with that sound pollution also it creates। तो जो आपकी फैक्ट्री होगी, that bear garden will be your factory। और वो किसको थोड़ा जो फैक्ट्री है वो किसके लिए नॉइजी साबित हो सकती है? जो फैक्ट्री है वो साबित हो सकती है किसके लिए नॉइजी? या तो आपके स्कूल्स के लिए, या फिर हॉस्पिटल्स के लिए, थोड़े बहुत चर्चेस के लिए भी ये थोड़ा वो बन जाता है। तो ऑन दैट यू कैन फ्रेम। ठीक है, कि जो फैक्ट्रीज हैं
they are actually the bear garden for places like peaceful places like churches or visiting sites, or you can say hospitals. ठीक है, तो ये सब के लिए you can frame a sentence. So that framing a sentence will be your homework. Now moving on forward to the ninth one, we have be wet behind the ears. अब ये सबसे अच्छा वाला है, ये आप हमेशा यूज करना। आई विल से हमेशा यूज करना, क्योंकि इसका हिंदी का मतलब इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आपने बहुत बार सुना होगा। क्या? अरे रे रे कान का कच्चा खून। आई एम श्योर हमारी हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन यूज इज, जो लोग कानों के कच्चे होते हैं, मतलब यहाँ की सुन के वहाँ, वहाँ की सुन के यहाँ, जो लोग ऐसे काम करते हैं, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो। दैट इज बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। सो in order to frame its sentence, we have don't trust him with this responsibility. He is still wet behind the ears. मतलब आप उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। क्यों? क्योंकि वो कानों का कच्चा है, इसलिए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो उसे। तो ये बेसिकली कहाँ पर देखा जाता है? ये मोस्टली देखा जाता है कंपनीज में, या फिर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर थोड़ा ग्रुप सिस्टम हो जाता है, तो वहाँ पर दिस थिंग कैन बी सीन। खैर, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आर प्रिपरेशंस। सो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो गया? कानों का कच्चा। और ये बहुत इजी लैंग्वेज है, आई गेस इसको याद करने के लिए इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं चाहिए। कानों का कच्चा मतलब बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द लास्ट वन, वी हैव द टेंथ वन आई गेस। हाँ, तो द टेंथ वन सेज bear down। bear down का मतलब हो गया टू walk towards something in a threatening manner। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो हो गया ये, जिसके ऊपर हम सेंटेंस अभी बना देते हैं। देखो, द storm bear down the coastal town, bringing heavy rains। मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आपके पास आ रही है, डरावनी सी चीज कोई आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या बना दिया? भूतिया बातें तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या बना दिया? हमने स्टॉर्म के ऊपर बना दिया। स्टॉर्म के ऊपर हमने क्या बनाया? द स्टॉर्म बेयर डाउन द कोस्टल टाउन। कोस्टल टाउन्स के ऊपर मोस्टली ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो कोस्टल टाउन्स के ऊपर मेजरली ऐसे व्हाट डू वी से, ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं, ऐसी हवाएं चल के आती हैं, द विंड्स ऐसी आती हैं, तो वो क्या करेंगे? हेवी रेन्स लेकर आएंगे। द स्टॉर्म bear down the coastal town, bringing heavy rains and strong blowing winds। You can make it as per your wish, but इतना लिखोगे तो भी काफी है। अब मैंने कहा था कि इसके जो है bear down के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग इज वॉकिंग टुवर्ड समथिंग इन अ थ्रेटनिंग मैनर। जो दूसरा मीनिंग है इसका, दूसरा मीनिंग है टू फोकस। टू फोकस। तो इसके लिए जो सेंटेंस हम बना सकते हैं, इफ you really want to achieve
your goals, you'll have to bear down on स्टडीज। मतलब अगर आपको सच में अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टू फोकस बेयर डाउन। ठीक है, तो लेट्स जस्ट रिवाइज क्विकली व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज तो हमने बहुत इजी से कर लिए, जिसके अंदर बहुत ही कम ट्रिक्स रिक्वायर्ड थी याद करने के लिए। तो पहला जो हमने किया दैट इज बेकर्स डजन। अब क्योंकि डजन के पहले भी कुछ लगा हुआ है तो मतलब दैट नॉर्मल डजन विल नॉट बी देयर। डजन मतलब 13 समथिंग दैट एड्स अप, डजन मतलब समथिंग दैट एड्स अप टू 1 as well in the dozen itself. ठीक है, तो the bakery sold their bread in baker's dozen, giving an extra loaf for free to its regular customers. सबको नहीं मिलता है ये ऑफर। अगर आप रेगुलर हो अपनी बेकरी पर, किसी बेकरी पर, तो दैट विल बी ऑफर टू यू। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। रॉन्ग से समझ जाना कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जिससे कि यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। तो उसके लिए व्हाट वी हैव फ्रेम्ड द फर्स्ट सेंटेंसेस एज द डिटेक्टिव वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री विद इट्स इनिशियल सस्पेक्ट, या फिर इफ यू think that I am the one who ate the last cookie or last slice of the bread, then you are barking up the wrong tree. ठीक है, नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब हो गया लिसन इंटेंटली। लिसन इंटेंटली से हमने क्या बनाया, टेल मी मोर अबाउट योर ट्रिप, आई एम ऑल ईयर्स। नाउ बी अ डैब हैंड एट समथिंग। अब एक और बात बता दूं, थोड़ी सी सीरियस बात है क्या, ये जो फोर्थ वाला है ये इंपॉर्टेंट है। जो आज की क्लास में हमने ईडियम्स करे हैं उनमें से दो ईडियम्स, नहीं दो नहीं, तीन ईडियम्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट देम इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट वाला है वो आपका यही वाला है, बी डैब हैंड एट समथिंग। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन, इसे अच्छे से कर लेना वाइल रिवाइजिंग। रिविजन का जो सेशन होगा वो भी आपको स्टार्टअप अकेडमी पर मिल जाएगा, बट यू कैन मार्क दिस एज वेल। अगर टाइम रिविजन का नहीं बचता है आपके लिए, हम तो कराएंगे ही, पर अगर आपके लिए टाइम नहीं बचता है तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग समथिंग मार्क्ड इन योर नोट्स। ठीक है, तो बी डैब हैंड एट समथिंग का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया में यू आर वेरी परफेक्ट। तो आपने क्या बनाया, शी इज डैब हैंड एट बेकिंग। बेकिंग पर इतना अच्छा हाथ है उसका क्या, कि कभी भी उसके जो केक्स हैं वो खराब नहीं हुए, या फिर उसका जो डैब हैंड है वो कैसा है, डैब हैंड एट फिक्सिंग बाइक्स है, वो कुछ भी रिपेयर कर सकता है रिलेटेड टू बाइक्स ओनली। अब बी अ डेड मीट। बी अ डेड मीट का मतलब क्या हुआ, सीरियस ट्रबल में हो आप। आई विल बी अ डेड मीट इफ आई डोंट कंप्लीट माई टास्क बिफोर डेडलाइन। सेकेंड वन इज बी डाउन विद, मतलब सफरिंग फ्रॉम। अब ये वाला जो है अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इट हैज हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ कमिंग इन योर ISS एग्जामिनेशन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। मेजरली जो देखा गया है वो है कि जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड में आते हैं, तो इसलिए इट हैज टू बी मार्क्ड इम्पॉर्टेंट। तो बी डाउन विद का मतलब हो गया सफरिंग फ्रॉम, पहला मीनिंग जो है, और दूसरा मीनिंग है इन अग्रीमेंट विद। ठीक है, अब आई वॉज डाउन विद कोल्ड लास्ट वीक पहला सेंटेंस हुआ, और दूसरे मीनिंग के साथ वी हैव फ्रेम्ड डिफरेंट सेंटेंस दैट इज आई एम डाउन विद प्लान, लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क कर लेना। दो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए आज हमने। बी राइडिंग हाई। हाई से सिंस यू आर ऑल आर स्टैटिस्टिशियंस, तो आप ग्राफ अच्छा बना पाओगे, तो आप हाई का ग्राफ बना लेना, और ये ग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए, सक्सेसफुल रेट दिखाएगा। तो उसी से मीनिंग आ गया क्या, सक्सेसफुल। शी इज राइडिंग हाई आफ्टर शी गॉट द प्रमोशन इन द टाटा कंपनी। आप कोई भी कंपनी मेंशन कर दो। आफ्टर लैंडिंग द बिग कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी इज राइडिंग हाई एंड बूस्टिंग इट्स सेल्स। सेल्स जो है वो भी बूस्ट हो रही है, तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। नाउ बेयर गार्डन। बेयर गार्डन का मतलब क्या हुआ, गार्डन के अंदर किसी ने बहुत सारे बेयर्स को छोड़ दिया, जिसकी वजह से गार्डन कैसा बन गया, नॉइजी बन गया और एक डिस्टर्ब प्लेस बन गया। फिर से बोल देते हैं, गार्डन के अंदर किसी ने बेयर्स को छोड़ दिया है, अब जिसकी वजह से गार्डन कैसा बन गया, नॉइजी बन गया और एक डिस्टर्ब प्लेस बन गया। तो फ्रेम सेंटेंस क्या किया, द क्लासरूम बिकेम द बेयर गार्डन एज द टीचर स्टेप्ड आउट ऑफ इट।
अब दूसरा है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, सबसे इजी वाला, सबसे इजी ट्रिक के साथ, कानों का कच्चा होना। कानों का कच्चा कौन होता है? जिसको आप कुछ भी ट्रस्ट करके नहीं बता सकते, वो कानों का कच्चा होता है। ठीक है, नाउ इज द 10th वन, बेयर डाउन। अब इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये भी एक ऐसा है जिसके दो मीनिंग्स हैं। इट इज समथिंग सेम एज एन इडियम, बट इट होल्ड्स टू डिफरेंट मीनिंग्स। अभी मैंने बताया था कि मोस्टली रिपीटेड में यही दोनों आते, जिसके मीनिंग वेरिएट करते हैं वो मेजरली आ जाते हैं, तो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, बेयर डाउन का मतलब हो गया, पहले तो आप किसी खतरनाक तरीके से किसी की तरफ जा रहे हो, पहला मीनिंग जो हो गया, और उसी में हमने स्टॉर्म को ले लिया। ठीक है, भूत की बातें नहीं की है। तो द स्टॉर्म बेयर डाउन द कोस्टल टाउन ब्रिंगिंग हैवी रेन्स। और दूसरा मीनिंग जो हमने किया, दैट इज टू फोकस। अगर आपको सच्ची में IAS एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू बेयर डाउन ऑल द स्टार्टअप नोट्स। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो, वैसे बना सकते हो। मैंने तो अपने प्रमोशन के लिए बना दिया, आप ये वाला बना सकते हो। ठीक है, so this was all for today. Thank you and keep watching and like, share and subscribe.